हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शायद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें बीएफए में क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम जो है अच्छा स्कोर कर सकें, क्योंकि बीएफए का पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करने की ज़रूरत होती है बीएफए में अगर देखा जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। आप मेरे वीडियोज़ देख लीजिए, है ना। उसके अलावा मैकमिलन बुक, जैसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि हमें लाइन बाय लाइन रीड करनी चाहिए, तो मान लो अगर तुम्हें लाइन बाय लाइन रीड करने का आपको टाइम नहीं लग पा रहा है, तो कम से कम ये पॉइंट ज़रूर आपको वहाँ पर देखने चाहिए होते हैं। ओके, मैंने टेलीग्राम में ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर करी हुई है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए होंगे, तो इसलिए इसको यूट्यूब पर भी डाल देना ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको यहाँ ये कवर करके दे रहा हूँ। देखिए, चैप्टर नंबर 1 मस्ट है, आपको करना ही होगा। देखिए, फॉरेक्स इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। पूरा मॉड्यूल ए फॉरेक्स पर है, इम्पॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। कई बार 40-40 नंबर के 40-40 मार्क्स के क्वेश्चंस एक ही मॉड्यूल से पूछ ले जाते हैं। यानी कि रिस्क, एक पेपर ऐसा है जिसमें सिर्फ रिस्क पता चला कि आप हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन रिस्क पर आधारित है ना, या हर क्वेश्चन दूसरा तीसरा फॉरेक्स पर आधारित है, ऐसे भी पेपर बने हैं। तो ये दोनों मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सी और डी में आप फ्लिप कर सकते हैं, दैट इज ओके, बट ए और बी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर आपके लिए मस्ट है, आपको पढ़ना ही है। रेडी, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड, ये पेज नंबर 9 जैसे लिखा है फ्रेंड्स, ये नई वाली जो बीएफएम की बुक है आपकी, उसमें से पेजेज लिए गए हैं। तो रेडी, टॉम, स्पॉट, फॉरवर्ड, ये सब आपको पेज नंबर 9 पे मिल जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोट पेज नंबर 11, क्रॉस रेट, बिड रेट, ऑफर रेट पेज नंबर 12 पे, ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस का क्या रोल होता है पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। लगभग इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, मतलब जो है सीधे सीधे, ठीक है। फ्रंट बैक ऑफिस ऑफ बैंक फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन, तो बैंक के देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस किसका, ट्रेजरी का, और यहाँ पर फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस किसका, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट का। डेरिवेटिव प्रोडक्ट देखिए, चैप्टर पेज नंबर 21 से 26 तक है। फिडई की सर्टन गाइडलाइन रूल नंबर 1 से लेकर 8 तक देखिए, पेज नंबर 28 से 31 तक है। फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक्स 10 एग्जाम्पल हैं, इनमें से सीधे सीधे केस स्टडी। एग्जाम्पल नंबर 3 एक बार जो है 5 नंबर की केस स्टडी में पूछा जा चुका है। तो बुक है अगर आपके पास में, तो लाइन बाय लाइन जो है इन चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, चैप्टर नंबर 2 है आपका LRS है, लिबराइड रिमिटेंस स्कीम, इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल 1, 2 और 3 है दिया हुआ है इसमें। 1 में हम क्या चीज़ें किस पर्पज़ से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, किस पर्पज़ से नहीं कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात की गई है पेज नंबर 48 और 49 पर। LRS की जनरल लिमिट $2.5 लाख होती है, ये आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद में रिमिटेंस अंडर LRS पेज नंबर 51, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पेज नंबर 53, रिलेटिव्स 52 पे दिया हुआ है। FATF कंप्लायंस कंट्रीज़ के बारे में भी पढ़ लीजिए। ओके, तो TCS नया कॉन्सेप्ट है, आने के चांसेस हैं। 5% TCS चार्ज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, अभी वैसे 20% हो गया है, लेकिन वो गाइडलाइन अक्टूबर से लागू हो रही है, अक्टूबर से, और जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें जून 2023 तक के ही अपडेट मांगे जाएंगे। तो ऐसे में TCS 5% ही एग्री किया जाएगा। ओके, उसके बाद में ये हज वाले यात्रियों वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अगर आप रसिया जा रहे हैं, या आप इराक जा रहे हैं, ईरान जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, तो आप कितना पैसा ले जा सकते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आता है चैप्टर नंबर 3, इसमें आता है करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ये भी आपका मस्ट है। आप देख रहे होंगे कि सारे चैप्टर मस्ट हैं, आपको देखने ही होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी सर्विसेज है जो अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप पर आधारित होती हैं, जैसे क्लियरिंग हो गई, है ना, कलेक्शन हो गया, सॉरी अकाउंट बेस्ड, यानी कि आपका अकाउंट दूसरे बैंक में विदेश में खुला होना चाहिए, उस तो आप कौन सी सर्विस ले सकते हैं, और अगर ना अकाउंट खुला हो तब कौन सी सर्विस ले सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो, लोरो कभी कभार पूछ लेते हैं। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया है, चिप्स, चैप्स, फेड वायर, टारगेट, इनके बारे में पूछा गया है। खास करके मेरे ख्याल से चिप्स पूछा था कि कहाँ पर ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से चिप्स न्यूयॉर्क में ऑपरेट करता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। NRI बैंकिंग पूछा जाएगा, अब केस स्टडी तक आने लगी है इनमें। ओके, रेजिडेंट, RNOR, ये नया कॉन्सेप्ट है। डीम्ड रेजिडेंट, ये जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, पेज नंबर, मेरे ख्याल से मेरे वीडियोज़ में ये कवर नहीं है। ये है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। डीम्ड रेजिडेंट,
ये भी पूछा जाता है। एनआरआई अकाउंट्स के बारे में पेज नंबर 72 पे है। एनआरई अकाउंट, एनआरओ अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, खास करके अब आजकल जो किया जा रहा है वो ये किया जाता है कि जैसे राम जो है राम गया अमेरिका, अमेरिका में बस गया, उसके बाद में कुछ समय बाद उसका छोटा भाई भी वहाँ आकर के एजुकेशन गेन करने लगा। अब उसका खाता यहाँ खुला हुआ था, वहाँ पर उसने खाता खुलवाया, उसने $2000 कमाए, इस तरीके के क्वेश्चन। या फिर राम अमेरिका गया, उसने एक पाकिस्तानी वाइफ लड़की से शादी कर ली, ठीक है, उसके बाद में अब उनका अकाउंट ओपन होना है, उन्हें एनआरआई का दर्जा मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके के 5-5 नंबर के जो है मतलब केस स्टडी घुमा घुमा के बनती हैं इस चैप्टर से। आरएफसी अकाउंट और एसएनएनआर अकाउंट, इनके बारे में भी देख लेना है। लेटर ऑफ क्रेडिट मस्ट है। अगेन मैंने आपको बताया ना कि मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी लगभग आप छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एलसी ज़रूर देखिए, ठीक है। एलसी क्या होती है, इनमें कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एलसी के टाइप 100% क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद होती है। रिवोकेबल, इरवोकेबल बहुत तरीके की होती हैं। इनसे यूसीपीडीसी 600 की गाइडलाइन भी पूछी जाती हैं, ये आपको गिवन है। अप्लीकेंट कौन होता है, इशूइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, कन्फर्मिंग बैंक, निगोशिएटिंग बैंक, रिम्बर्सिंग बैंक, बेनिफिशियरी। आप मान कर चलिए कि 90% चीज़ें मैंने अपने वीडियोज में कवर करी हुई हैं। जो नहीं कवर्ड है वो मैं आपको बता दूंगा कि नहीं कवर्ड है। बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इनको टर्म्स, केस स्टडी, सारी चीज़ें वीडियोज में कवर्ड हैं, इनको आपको देख लेना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 भी जो है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मस्ट है आपके लिए, ठीक है। फैसिलिटीज फॉर इम्पोर्टेंट एंड एक्सपोर्टर, खूब क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मतलब टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको ये नहीं देते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर हो गया आपका, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाते हैं, है ना। सॉफ्ट टैक्स वगैरह इनसे रिलेटेड। उसके बाद में टाइमलाइन जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए क्या होती है, 21 डेज पूछा जाता है। टाइम पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल, टाइम लिमिट का एक्सटेंशन, राइट ऑफ करना होगा अनरियलाइज्ड बिल का तो क्या होगा। फॉरेन करेंसी अकाउंट में डीडी अकाउंट, ईईएफसी अकाउंट वगैरह देखिए। रीशिपमेंट फाइनेंस के बारे में, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ये प्री शिपमेंट होगा, ओके। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड 25 डेज़ का होता है। गोल्ड कार्ड स्कीम के बारे में देखिए। फैक्टरिंग फॉरफिटिंग देख लीजिए, पेज नंबर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिर अगर आपने ये 5 चैप्टर अच्छे से करे हुए तो बाकी के 6 मतलब इनसे क्वेश्चन पूछा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कई बार ईसीजीसी पर भी केस स्टडी आई है, ओके। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पर अगर उन 5 चैप्टर से हम कंपेयर करें तो अगर इनके 100% चांसेज होते हैं तो इनके जो है आप मान कर चलिए कि जो है 40-60% चांसेस रहते हैं कि हाँ ये पूछे जाएंगे। तो इसी भी आप एक रीडिंग दीजिए, इसी जीसी के बारे में एक रीडिंग दीजिए, केस स्टडी पूछी जा चुकी है। एग्जिम बैंक भी देख लीजिए। आईएफएससी गिफ्ट सिटी नया कॉन्सेप्ट है तो ज़रूर देख लेना चाहिए, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनता है, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका मॉड्यूल ए। तो अगर हम मस्ट में बात करें तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 5 आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं मॉड्यूल ए में तो एटलीस्ट ये 5 चैप्टर आपको विधिवत पढ़ के बैठना चाहिए। बात कर लेते हैं मॉड्यूल बी की। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा था एक बार का पेपर मैंने ऐसा देखा हुआ है जहाँ पर हर दूसरा तीसरा क्वेश्चन सिर्फ रिस्क था और घुमा टहला के वो मतलब डेफिनेशन पूछते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो डेफिनेशन की मतलब बेसिस रिस्क क्या होता है ऐसे नहीं पूछते, वो पहले ही देंगे। ऐसे लिखा होगा कि अगर जो है एसेट और लाइबिलिटी के जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैग्नीट्यूड में जो है चेंजेज हो रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर उससे किस रिस्क को ये रिप्रेजेंट करता है वो लिखना होता है ज़्यादातर केसेस में, ओके। तो रिस्क भी जानना जरूरी है। रिस्क और रिस्क का बेसिक फ्रेमवर्क, एक गिव अ रीडिंग, मतलब इस चैप्टर को अगर आप चाहें तो एक रीडिंग दे दीजिए, बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। रिस्क क्या होता है, रिस्क कैपिटल और रिटर्न में क्या लिंक होती है, रिस्क मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होना चाहिए, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, ये सारी बातें। सेंसिटिविटी, वॉलेटिलिटी, डाउनसाइड पोटेंशियल। सेंसिटिविटी क्या होती है यही पूछा था एक बार जो है, ठीक है। कैलकुलेशन देते हैं वॉलेटिलिटी का, कैलकुलेशन देते हैं डेली वॉलेटिलिटी, 10 डे वॉलेटिलिटी, अच्छा खासा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपसे, ओके। रिस्क मिटिगेशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क, पेज नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आप मतलब इस चैप्टर को थोड़ा सा देख सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ओके। चैप्टर नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, तो मस्ट है भाई जो है, इसको आपको देखना चाहिए। बैंकिंग रिस्क की डेफिनेशन 301 नंबर पेज पर है। बैंकिंग रिस्क, ठीक है, उसके अंदर लिक्विडिटी रिस्क में फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क होता है, ये पूछा जाता है। सारे डेफिनेशंस पूछी जाते हैं, ओके। लिक्विडिटी रिस्क, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क। अब यही पूछ लेंगे कि जो है इनमें से कौन सा लिक्विडिटी रिस्क का टाइप नहीं है, तो ये 3 है, एक नहीं होगा, ध्यान रखिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क, गैप या मिसमैच रिस्क, बेसिस रिस्क, यील्ड कर्व रिस्क, इमिडिएट ऑप्शन रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क,
नेट इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क में आपका जो है फॉरेक्स रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, डिफ़ॉल्ट या क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क, कंट्री रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, ये सभी जो है ज़रूरी हैं और मतलब इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। वही मैंने कहा इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी, जैसे कि अब जहाँ पर आप निगेटिव पब्लिसिटी होना किस रिस्क को अफेक्ट करेगा, रेपुटेशन रिस्क को करेगा। ओके, एक और आता है वो स्ट्रेटेजिक नहीं, एक है सिस्टमिक रिस्क। जब एक बैंकिंग इंडस्ट्री के या एक इंडस्ट्री के फेल होने से पूरी एक बैंक के फेल होने से पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री प्रभावित हुए तो उसे हम जो है सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। ओके, फिर ये मस्ट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, दिस इज अ मस्ट, ये मस्ट है, ये हल्की रीडिंग से काम चल जाएगा। इसमें अगर इसमें ये ज़रूर देखें आप, ये वाला कैलकुलेशन और वॉलेटिलिटी और ये सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें, मस्ट है, यूँ समझ लीजिए कि इस मेरे ख्याल से पूरे मॉड्यूल बी की जान बसती है इस चैप्टर में। मेरे ख्याल से अगर आप मॉड्यूल बी में कुछ नहीं पढ़ सकते तो चैप्टर नंबर 13 जरूर पढ़ के जाइए, क्वेश्चंस झोंक के आएंगे, मतलब एकदम समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सिस्टमिक रिस्क, कुके रेशियो पूछा जाता है। कुके रेशियो CRAR का ही फार्मूला कुके रेशियो कहलाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ओके, वेसल 3 पिलर 1 मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की हम बात करेंगे। कौन सा मेथड यूज किया जाता है कैपिटल फॉर क्रेडिट रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए, कौन सा मेथड कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क के लिए, कौन सा मेथड जो है कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। वेसल 3 कैपिटल रेगुलेशन इन इंडिया पढ़िए। टायर 1 और टायर 2 कैपिटल, फ्रेंड्स टायर 1 और टायर 2 कैपिटल के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं टायर 1 में, कौन कौन से टायर 2 में है, ये तो मतलब आपको एकदम स्कैन करनी पड़ेगी लाइन। जैसे रिवैल्यूएशन रिस्क जो है वो टायर 1 का पार्ट होता है 55% डिस्काउंट पर। ओके, PNCPS किसका पार्ट होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पक्का पूछे जाते हैं। ओके, इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच फॉर क्रेडिट रिस्क, इसको देखिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसअलाउंसेस पढ़िए। पिलर 2 में ये पूछा गया था सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के कुल कितने सिद्धांत हैं, तो 4 सिद्धांत होते हैं। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस आपका SRP होता है। CCB कैपिटल कंजर्वेशन बफर के बारे में जानिए। लवरेज रेशियो का फार्मूला सीधे सीधे पूछा गया था कि लवरेज रेशियो का फार्मूला कितना होता है, और है ना, इसी में ही पूछा जाता है मेरे ख्याल डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कितना लवरेज रेशियो मेंटेन करेंगे और अदर बैंक कितना मेंटेन करेंगे। काउंटर साइक्लिक बफर, हेयर कट मेथड, ओके, इसमें भी पर्टिकुलरली 2B 2A ये सारी चीज़ें। CRAR कैलकुलेशन सीखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने कहा ना कंपोनेंट ऑफ टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल, ये जरूर देखिए आप जो है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई पेपर गया होगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो यहाँ कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा की ही उम्मीद जो है आप चैप्टर नंबर 13 से कर सकते हैं। भाई मेरा अपना अनुभव यही कहता है। ओके, उसके अलावा जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स पूछे गए हैं इन चैप्टर से, जैसे टायर 1 में क्या पूछा गया, हेयर कट में क्या पूछा गया, लवरेज रेशियो में क्या पूछा गया, उन सबको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप CIB विथ अशोक सर्च कर लीजिए, सिंपल CAIIB विथ अशोक जो मेरे चैनल का नाम है वो आप सर्च कर लीजिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लगभग 40,000 सब्सक्राइबर हैं, उसमें जा करके देखिएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस जो पहले पूछे जा चुके हैं, जो टॉपिक पूछे जा चुके हैं, वो सारे मैंने चैप्टर शेयर किया। आफ्टर दैट उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इसमें से बना हुआ है। ओके, चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें, मार्केट रिस्क होता है। अगेन इसको भी आपको करना चाहिए, मतलब मस्ट है। ओके, मार्केट रिस्क पेज नंबर 405 पर है। ट्रेडिंग लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, उसके बाद में मार्केट रिस्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी, बेसिस पॉइंट वैल्यू, ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, 100% क्वेश्चन आपको गिरेगा ही गिरेगा लेकर के। वेयर वैल्यू एट रिस्क, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, बेसिस पॉइंट वैल्यू, सेंसिटिविटी, सब पढ़ाया हूँ फ्रेंड। जो है आप वीडियो देखिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, लेकिन इनको पढ़ के जाइए। उसके अलावा इस चैप्टर के टर्मिनल क्वेश्चन भी देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, मैंने सॉल्व करवाया हुआ है आपको टर्मिनल क्वेश्चन। इसके टर्मिनल क्वेश्चन की स्थिति ऐसी है कि एक बार 2 टर्मिनल क्वेश्चन लगातार पूछ लिए गए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड जो थे, सीधे टर्मिनल क्वेश्चन वही एग्जैक्टली वही पूछा गया है। तो इस चैप्टर, मैंने किसी और चैप्टर में आपको टर्मिनल क्वेश्चन पढ़ने के लिए नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा। इस चैप्टर में मैं आपको टर्मिनल क्वेश्चन पढ़ने के लिए, क्योंकि सीधे क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है। ओके, तो वही है कि सॉल्व ऑल द टर्मिनल क्वेश्चन, पेज नंबर 422 पर दे रखे हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो उसको भी टेलीग्राम पे देखा जा सकता है, इधर उधर आपको मिल जाएगी, प्रयास करने पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 सिंगल एग्जाम में पूछे गए थे, ये भी मैंने लिखा हुआ है। टर्मिनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 एक ही एग्जाम में, जैसे आप गए जून 2023 का एग्जाम देने तो पता चला कि क्वेश्चन नंबर 2 और 6 जून 2023 के एग्जाम में एक ही साथ पूछ लिया गया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसको मैंने अपने वीडियो में सॉल्व करवा रखा है।
चैप्टर नंबर 15 ये है क्रेडिट रिस्क। तो अगेन आपको ये मस्ट तौर पर करना होगा। क्रेडिट रिस्क के लिए ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, डाउनग्रेड रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क, सिस्टमिक या इंट्रिंसिक रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क, ये सारी चीज़ें देखिए। क्रेडिट रेटिंग देखिए, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन देखिए, क्रेडिट डेरिवेटिव्स के बारे में देखिए, आल्टमैन जेड स्कोर। आल्टमैन जेड स्कोर या फिर हेयर कट हर बार नहीं पूछा था, लेकिन हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आल्टमैन जेड स्कोर पूछ लेते हैं। ओके, तो इसको भी पढ़ना है आपको। ऑपरेशनल रिस्क अगर मैं चैप्टर नंबर 16 में आऊँ तो इसको रीड करिए, गिव ए रीडिंग बहुत ज़्यादा उतना नहीं, ठीक है पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब एकदम मस्ट वाली स्थिति नहीं बनती है। ओके, गिव ए रीडिंग। ऑपरेशनल रिस्क क्वांटिफिकेशन पढ़िए, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज अप्रोच, एडवांस मेजरमेंट अप्रोच, इसके बारे में देखिए। 8 बिजनेस लाइनें होती हैं, इसका एक फ़ोटो वहाँ पर है आपके बुक में, उनके बीटा फैक्टर्स दिए हुए हैं, सर्टन परसेंटेज दिया होता है, उसको जरा याद कर लीजिए। इससे क्वेश्चंस 2-3 बार पूछे जा चुके हैं, बीटा फैक्टर्स बिजनेस लाइन में क्या होते हैं, ठीक है। एक बार पूछा था कि सबसे ज़्यादा बीटा फैक्टर किसका होता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे, मेरे ख्याल से कारपोरेट के लिए था, 18% का होता है, देख लीजिए आप जो है बुक में। ओके, उसके बाद में ये आपको पेज नंबर 464 पे मिल जाएगा। ये आपकी पुरानी भी बुक है तो उसमें भी ये चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर चेंज हो गया है। चैप्टर नंबर 17 में आइए, लिक्विडिटी रिस्क है। अब ये मस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर आपको पढ़ना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क पेज नंबर 483 पर है, ठीक है। फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क, उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ साउंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ साउंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट की गवर्नेंस, रिस्क लिक्विडिटी रिस्क का टॉलरेंस, ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा गया है। साउंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है। ये पूछा था कि मतलब लिक्विडिटी रिस्क में टॉलरेंस का लेवल कौन सेट करता है, आरबीआई सेट करेगा, बैंक सेट करेगा, तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल बैंक को अधिकार होता है। ओके, रेशियोज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये जरा सा देखिएगा फ्रेंड्स। ओके, इससे सवाल पूछा गया है, ये एक पूरा चार्ट जैसा दिया हुआ है। और पता है ये सीधे क्वेश्चन कैसे सीधे नहीं पूछते हैं, जैसे आपसे ये नहीं पूछेंगे कि जो है आल्टमैन जेड स्कोर बताइए क्या होता है, नहीं, आल्टमैन जेड स्कोर बताना क्या चाहता है, हेयर कट क्या बताना चाहता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, जैसे करंट रेशियो, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, नहीं, वो पूछते हैं कि करंट रेशियो बताना क्या चाहता है। आपको अगर करंट रेशियो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है तो उससे आप क्या डिसाइफर कर सकते हैं, क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस वो मतलब थोड़ा घुमाते हैं, आपको वहाँ पर दौड़ाते हैं कि अब सोचो कि अब क्या होगा। तुम पढ़ के तो आए हो बहुत ज़्यादा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, वाह सर सब तैयार हैं, बट वहाँ पहुँचे तो पता चला कि करंट रेशियो पूछ रहा है कि एक कंपनी का करंट रेशियो जो है पढ़ करके तुमको क्या पता चल जाता है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में पता चलता है, उसके प्रॉफिट के बारे में पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, उसके मैनेजमेंट के बारे में पता चलता है, काइंड ऑफ दैट। इस तरीके के क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, तो थोड़ा तैयार रहिए। ओके, फिर आगे आता है बोर्ड नाम इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट, देख लीजिए इसको, ठीक है। रेशियोज देखिएगा, रेशियोज इन्होंने पूछे हुए हैं। ओके, मस्ट है एक तरीके से। फिर आता है वेसल 3 लिक्विडिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो ये आपके लिए मस्ट हो जाता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ज़्यादातर चैप्टर मस्ट हैं। तो वेसल 3 स्टैंडर्ड में LCR LCE फार्मूला है ना, LCR का फार्मूला पूछा जाता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट पूछे जाते हैं, लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल, ये पूछा गया है एक बार कि लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग के 5 टूल हैं, उनमें से कौन सा नहीं है, तो पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन से 5 टूल हैं ताकि आप हटा सको। वेसल 3 लिक्विडिटी रिटर्न्स के बारे में पढ़ लीजिए। NSFR रेशियो, NSFR का फार्मूला पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा NSFR का फार्मूला। उसके बाद में यहाँ पर ये LCR का फार्मूला, ये सीधे सीधे फार्मूला ही पूछा गया है। कुके रेशियो का फार्मूला, और उसके बाद में NPA में जो एक होता है PCR होता है, अभी आएगा NPA वाला, मॉड्यूल D में बात करेंगे तो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको, वो भी पूछा जाता है, फार्मूले ही सीधे पूछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया मॉड्यूल B। मॉड्यूल B में भी आपने देखा कि हाथ टाइट है, एक आधा चैप्टर था जिसको मैंने कहा कि रीड कर लीजिए, बाकी सब लगभग आपको करना ही था। बात कर लेते हैं मॉड्यूल C की। ये मतलब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, एक एक पेज को देख करके मैंने आपको बताया हुआ है कि हाँ कहाँ पर क्या स्किप किया जा सकता है। अब इसके बावजूद भी भाई मैं IIBF नहीं हो सकता हूँ, हो सकता है उन कम वक्तों ने इन्हीं पेजेस को छोड़ दिया हो। 520 ले करके 524 तक आप पढ़ेंगे और वो चले जाएंगे 525 और 526 पे। इट इज़ पॉसिबल, सीरियसली बता रहा हूँ, बट फिर भी चांसेस इस बात के होते हैं कि हम इनमें से क्वेश्चंस पा जाएंगे। आर्बिट्रेज क्या होता है, ठीक है, ट्रेजरी मैनेजमेंट को आपको एक रीड देना है। इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के फंक्शंस में फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस है ना, फ्रंट ऑफिस
बैक ऑफिस, मिड ऑफिस, इनका दूसरा नाम होता है। देखिए फ्रंट ऑफिस को डीलिंग रूम कहते हैं, मिड ऑफिस को आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहते हैं, बैक ऑफिस को ट्रेजरी एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो ये सवाल पूछा था कि सेटलमेंट का काम कौन देखता है ट्रेजरी में, तो सेटलमेंट का काम एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बैक ऑफिस देखता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो गिव अ रीड, ओके, इसको रीडिंग देनी है आपको। फिर आता है चैप्टर नंबर 20 ट्रेजरी प्रोडक्ट, इसमें भी आप एक रीडिंग दीजिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के प्रोडक्ट में फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, और इनकी प्रूडेंशियल लिमिट देख लीजिएगा कि 125% तक बारो कर सकते हैं। एक टेबल दी हुई है फ्रेंड्स। जो ये चार्ट दिए होते हैं ना, IIBF के बड़े फेवरेट होते हैं। मैंने ये नोटिस करी है कि जितने भी चार्ट आपको दे रखे हैं ना, 100% उनमें से क्वेश्चन बनाएंगे। ये घूम टहल के चले जाते हैं, उस चार्ट को उठाते हैं, उसमें से क्वेश्चन चिपका देते हैं। मैं क्योंकि क्या है कि इस चार्ट में से मैच द फॉलोइंग करना हुआ, तो 4 ऑप्शन अवेलेबल हो गए ना, ABCD, उसी में से यहाँ ऐसे डेटा दिया होता है। देखो चार्ट में क्या है, इधर डेटा है और उसके पैरेलल में इधर डेटा है, उठाया, इसको इससे चिपकाना है, इसको इससे चिपकाना है। ये वाले काम के लिए इनको मज़ा आ जाती है, तो ऐसे इससे क्वेश्चन बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं। केस स्टडी सीधे उठा देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, स्वैप क्या होता है, मतलब इतना पता होना चाहिए होता क्या है ये चीज़ें, इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट में अगेन आपको रीडिंग देनी। देखिए मॉड्यूल सी में कहीं ना कहीं हम ढीला छोड़ रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया हो मॉड्यूल सी में, देखिए यहाँ पर भी रीडिंग दे रहे हैं, यहाँ पर भी रीडिंग दे रहे हैं, मतलब हल्के में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम रीडिंग दे रहे हैं। ओके, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर GDR है ना, ग्लोबल डिपॉजिटरी से, इंडियन डिपॉजिटरी से, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड, हल्का हल्का पढ़ते हुए चले जाइए। फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट में आपका गिव ए रीडिंग ही है, CRR हो गया, SLR हो गया, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी हो गई। NDS और NDS में इस पर 5 नंबर की केस स्टडी एक बार पूछी गई है। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम पढ़िए, क्लियर इफेक्ट्स CCIL ने डेवलप किया है, इसके बारे में पढ़िए, सवाल पूछा जाता है। ओके, उसके बाद में ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, गिव अ रीडिंग ही है। स्टॉप लॉस क्या होता है, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, करेंसी रिस्क, वेर यहाँ पर फिर से आया है, वेर ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन अगेन है, तो इनको जरूर पढ़िए क्योंकि 2 बार आ चुका है, तो इट इज़ अ मस्ट, आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यहाँ पर। क्लियर। 24 में जाते हैं, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये मस्ट होता है फ्रेंड्स। ओके, अब आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ सकते, ट्रेजरी में आपको इसको नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन आपको मार्क्स देगा ही देगा। ओवर द काउंटर वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए, डिफरेंसेस दिए हुए हैं ऐसे चार्ट बना करके, वो पढ़िए। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या होता है, इन द मनी है ना, आउट ऑफ मनी और एट द मनी, ये सारा कॉन्सेप्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर, स्वैप, FRA, विल, FIVIL, FVIL, ये एक संस्था है, इसके बारे में पढ़िए। एक बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, FRA पूछा गया है, FRA पर बेस्ड एक केस स्टडी मैंने करवाई है जो पास्ट में पूछी गई है, उसमें इन्होंने 9x6 ऐसे करके कॉन्सेप्ट होता है। FRA 9x6 का क्या मतलब होता है, यही पूछ लेते हैं कई बार में, तो ज़रूर देखिए इस चीज़ को। उसके अंदर चैप्टर नंबर 25 ट्रेजरी एंड ALM, ये अगेन रीडिंग ही देनी है, तो मेरे ख्याल से मस्ट के तौर पर मैंने 24 को ही रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे बस देखा और चले गए, भाई रीडिंग का मतलब है कि कम से कम तुम्हें इसकी 70% ग्रैस्पिंग होनी चाहिए, ठीक है, और मस्ट का मतलब है कि आपको 100% उसकी ग्रैस्पिंग होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, फिर आता है आपका, इसमें सिर्फ एक रीडिंग देने को ही बोला गया है। मॉड्यूल D आ जाते हैं, मॉड्यूल D में देख लीजिए, मैं ये PDF टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ, CIB विद अशोक सर्च करिए, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कई सारे मित्र हैं जो यूट्यूब पर नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 26, अभी एग्जाम है आपका, जान रहा हूँ लेट है, बट फिर भी एक अटैम्प्ट देने में क्या बुराई है। ओके, एसेट एंड लाइबिलिटी, अगेन यहाँ पर आपको रीडिंग देनी है। कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट पढ़िए, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। लाइबिलिटी में क्या आता है, एसेट में क्या आता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, NII, NIM, इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ओके, अब आता है कैपिटल एडिक्वेसी, अब आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ये मस्ट वाला चैप्टर है। वेसल के 3 पिलर, पिलर 1, 2, ICAP से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, केस स्टडी, सॉरी न्यूमेरिकल नहीं, थियरी और केस स्टडी आती है। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के 4 की प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर बैंक्स, पिलर 3, टोटल 5 प्रिंसिपल है, यही पूछा गया था कि पिलर 3 के डिस्क्लोजर के कुल कितने गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, तो 5 होते हैं। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के कुल कितने की प्रिंसिपल हैं, तो 4 होते हैं। यही नंबर से पूछे गए थे, बट फिर भी आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। पिलर 3, तो ये मस्ट चैप्टर रेफरेंस हो गए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा क्योंकि वेसल है एक तरीके से। चैप्टर नंबर 28 एसेट क्लासिफिकेशन, अगेन ये मस्ट है, NPA यहीं पर ही है।
यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। केस स्टडी भी आती हैं। एसेट क्लासिफिकेशन, आउट ऑफ ऑर्डर किसे कहेंगे, ऐसे सीधे सीधे पूछा था कि ओडी अकाउंट है, उसमें जो है पिछले 90 दिनों में कोई भी क्रेडिट नहीं हुआ है और जो पैसा है उसमें उससे हम अपना इंटरेस्ट नहीं रिकवर कर पा रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट को क्या बोलेंगे, ओवरड्यू बोलेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे, एनपीए बोल देंगे, नन ऑफ द अबव। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो परिभाषा ही पता होनी चाहिए। ओवरड्यू क्या होता है, इनकम रिकग्निशन पढ़िए, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस एसेट्स के बारे में। एसेट क्लासिफिकेशन जो किया जाता है फ्रेंड्स, वो बारोअर वाइज किया जाता है, फैसिलिटी वाइज नहीं किया जाता है। कई बार ऐसे कंफ्यूज करते हैं आपको। मतलब इसका क्या है कि मान लो तुमने 10 लोन ले लिए हैं, अगर एक भी लोन आपका एनपीए हो तो सारे लोन एनपीए हो जाते हैं। बारोअर वाइज है, फैसिलिटी वाइज नहीं है कि मतलब ए बी सी और डी 4 लोन है, ए इज एनपीए, तो क्या बी और सी जो है स्टैंडर्ड चलेंगे? नहीं साहब, सब के सब जो है एनपीए, पूरा पूरा खानदान एनपीए हो जाएगा। अब इस तरीके से आपको वहाँ कंफ्यूज कर देंगे। अब आपको नहीं पता होगा तो सीरियसली आप वहाँ ट्रबल में आ जाओगे, आपको कन्फ्यूजन बनेगी। कस्टोडियम अरेंजमेंट में अगर एडवांसेस दिए गए हैं तो क्या स्थिति बनती है, ये भी पूछते हैं। जैसे कस्टोडियम अरेंजमेंट में एनपीए कैसे मार्क किया जाता है, तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल रिकवरी, हर बैंक की अपनी रिकवरी के आधार पर जितनी रिकवरी वो कर पाता है उसी आधार पर वो एनपीए मार्क करता है। अगर हम रिकवर कर पा रहे हैं, मान लो 4 बैंक हैं, ए बी और सी, 3 बैंक हैं, इन्होंने मिल करके एनपीए मतलब लोन दिया है, अगर ए अपना पैसा रिकवर कर पा रहा है तो ये एनपीए नहीं करेगा, सी नहीं कर पा रहा है तो वो एनपीए मतलब जो है इसे मार्क कर देगा कस्टोडियम अरेंजमेंट के तहत। एग्रीकल्चर एडवांस में 1 क्रॉप 2 क्रॉप का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिए, पूछा जाता है, सीधे सीधे पूछा जाता है कि कोई भी एडवांस जो है एनपीए कब कहलाएगा। अगर 60 ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप में, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप में। प्रोविजनिंग नाम पढ़िए, लॉस एसेट्स के लिए, डाउटफुल के लिए, सब स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद में अनहेज्ड फॉरेन करेंसी एक्सपोजर, पेज नंबर 688 पे ये एक चार्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स। ओके, वहाँ पर EBID ऐसे करके लिखा होगा, 15% लेस देन अप टू 15%, और यहाँ पर जो है 0 20 BPS ऐसे करके। ये क्वेश्चन सीधे सीधे ये जो चार्ट था, अगर ये चार्ट याद हो तो 5 नंबर आ सकते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्वेश्चन और आंसर जो है चेप कर चले आना। लेकिन अब यही है कि कभी इससे पहले पूछा नहीं गया था तो हम लोग उतना ज़्यादा ध्यान करके गए नहीं थे और खासा नुकसान हुआ 5 नंबर का। तो अभी देख लीजिए, है ना, ये मैं कह रहा था PCR है ना, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो, PCR का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कुके रेशियो का फार्मूला देखने के लिए कहा, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का फार्मूला देखने के लिए कहा, और NSFR का फार्मूला देखने के लिए कहा। ये 4 सीधे सीधे फार्मूले कई बार पूछ लेंगे कि इनमें इसका फार्मूला क्या है, और कुछ नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में SMA अकाउंट के बारे में देखिए, SMA 0, SMA 1, SMA 2, CRILC के बारे में देख लीजिए, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग नाम्स के बारे में देख लीजिए। एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भी अब पूछी जाने लगी। एक चार्ट है, जरा सा उस चार्ट से वॉक थ्रू कर लीजिएगा, पेज नंबर 692 पर अवेलेबल है। ओके, चैप्टर 29 में लिक्विडिटी मैनेजमेंट आता है, एक बार देख सकते हैं, काम चल जाएगा। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी रिस्क में फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क। ओके, स्टॉक अप्रोच टू मेजर लिक्विडिटी रिस्क, मैच्योरिटी लेडर और मैच्योरिटी बकेट, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो ये मतलब अगर चूँकि देखिए लास्ट बुक का लास्ट चल रहा है और इतना 28 चैप्टर या 27 चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, तो अब आप ढीले पढ़ने लगते हैं और वहीं पर ही जो है वेब अपना दिमाग लड़ाता है। तो मैं तो बेहतर ये कहूँगा कि अगर संभव हो तो मॉड्यूल डी आप पीछे की तरफ से पढ़िए, चैप्टर नंबर 31, 30, 29 इस तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये ना घुमा टहला के यहाँ इंपॉर्टेंस दे देंगे, क्योंकि आप आते आते थक जाते हो, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैच्योरिटी बकेट देखिए, मैच्योरिटी लैडर देखिए, क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, चैप्टर नंबर 30 हो गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, एक बार पढ़ना है इसको, ठीक है। इंटरेस्ट रेट रिस्क के सोर्सेज क्या हैं, गैप या मिसमैच रिस्क क्या होता है, बेसिस रिस्क क्या होता है, नेट इंटरनेट पोजीशन रिस्क क्या होता है, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होता है, यील्ड कर्व रिस्क क्या होता है, प्राइस रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, गैप एनालिसिस, ड्यूरेशन, रीप्राइसिंग, ग्रैप, ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो सारी डेफिनेशन से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वगैरह मिल जाएगा। तो डेफिनेशन पूछी जाती है, आप देख रहे होंगे कि घूम टहल के बेसिस रिस्क, गैप रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये सारी चीज़ें आपको बार बार आ रही हैं। मैं यही कह रहा हूँ, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दोबारा फिर बात हो रही है। तो ऐसे में जो चीज़ें 2-2, 3-3 बार, जैसे ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, ये तीसरी बार है ड्यूरेशन के बारे में हम बात करें, तो अब ऑब्वियसली ये उठेगा ही उठेगा वहाँ पे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 31 ले लेते हैं। RAROC क्वेश्चन पूछा जाता है, RAROC क्या होता है। अगर आपको ये पता करना है कि इन्वेस्टमेंट मेरा सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ पर दे पाएगा, तो उसके लिए बेस्ट टूल क्या होता है, RAROC होता है। प्रॉफिट प्लानिंग देख लीजिए, रिस्क कैपिटल क्या होती है ये देख लीजिए। एक बार ये फार्मूला ही पूछा गया है कि RAPM इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन रिस्क कैपिटल होता है। ओके, यही पूछा था कि RAPM इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कर दिया, प्रॉफिट माइनस कर दिया, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर दिया। और ये भी फार्मूला पूछा जा चुका है, EVA इक्वल टू प्रॉफिट माइनस कैपिटल इंटू
के, ये भी ज़रा सा देख लीजिए, पेज नंबर 753 पर अवेलेबल है। तो इतनी सारी चीज़ें मैं हर एक पेज लगभग मैंने देखा है, जो चीज़ें पहले पूछी गई हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने डिस्कस किया हुआ है। टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, आई बिलीव कि कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हमने 200 क्वेश्चन या टॉपिक्स शेयर कर दिए होंगे, या थियोरेटिकल एस्पेक्ट शेयर कर दिया होगा, फोटो शेयर कर दी होगी कि हाँ ये चीज़ पूछी गई थी, इसको आपको रीड करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।